हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे साठोत्री कविता आंदोलन। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो आधुनिक काल पूरा करवा दिया था, फिर ये टॉपिक कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगी कि आप अपने चैनल पर TGT PGT एस्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 52 रहने वाली है। 52 और अभी तक 51 क्लासेस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट आज की वीडियो से नया जुड़ता है और ये सभी 51 क्लासेस देखना चाहता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप प्लेलिस्ट चेक करें तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ ही हमने TGT PGT एस्टेट से संबंधित NCERT की भी शुरुआत कर रखी है, क्षितिज भाग 1। तो आपको वो भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी किसी को चैनल पे समझ में नहीं आ रहा है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके फिर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ वो सारी वीडियोस मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरुआत करूँगी और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम अभी तक ये जो 51 क्लासेस पढ़ाए हैं इनमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया है और विद MCQs पढ़ाए हैं। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल का हम पद्य खंड पढ़ रहे थे और पद्य खंड के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता 1954 तक। नई कविता की जो शुरुआत होती है 1954 से होती है, तो नई कविता तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एक टॉपिक और आता है और अधिकांश किताबों में आपको देखने को मिलेगा साठोत्री कविता आंदोलन। यानी कि 1960 के आसपास एक आंदोलन चला जिसे साठोत्री कविता आंदोलन कहा जाता है। तो 1960 के आसपास जो कविताएं प्रकाशित हुई 1960 के बाद उसे बोला गया साठोत्री कविता आंदोलन। उसके अंदर जो साठोत्री कविता थी इसके अंदर अधिकतर वही कवि थे जो नई कविता के अंदर थे। लेकिन उन कवियों ने भी साठोत्री कविता यानी कि 1960 के बाद उन कवियों की जो रचनाएं प्रकाशित हुई उन्हें साठोत्री कविता कहा जाने लगा। अब मैंने आज ये टॉपिक क्यों उठाया, वैसे मैं सोच रही थी कि यहाँ से बहुत ही कम प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लेकिन जब मैंने MCQs करवाए आज तो कई सारे MCQs ऐसे थे जो मैंने करवाए वो टॉपिक कवर नहीं कर रहे थे। तो मैंने ये अनुभव किया कि हमें ये टॉपिक ज़रूर पढ़ाना चाहिए। तो आज वाली जो MCQs की क्लास मैंने डाली थी प्रयोगवाद और नई कविता के नाम से, तो उसमें लास्ट में कई 8-10 प्रश्न ऐसे थे जो आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये हमने क्लासेस में नहीं पढ़ाया था, जो मैंने सब्जेक्टिव क्लासेस ली थी। तो आज उन सभी प्रश्नों, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रश्न आए कहाँ से, तो अब देखना उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि वो प्रश्न साठोत्री कविता से संबंधित थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। 7वीं दशक के आरंभे, 7वीं दशक मतलब 1970। 7वीं दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी के नाम से प्रकाशित हुआ। मतलब ये जो कह रहे हैं उस बात को आपको ध्यान से सुनना है कि 1970 के आसपास 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। और किस नाम से प्रकाशित हुआ? विद्रोही पीढ़ी। विद्रोह मतलब विद्रोह करना, उसके विरुद्ध आवाज उठाना किसी चीज के प्रति, तो वो विद्रोह कहलाते हैं। विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में, हमने जगदीश चतुर्वेदी का नाम भी पढ़ा था जब लास्ट के हमने प्रश्न किए थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। यानी कि किसी ने साठोत्री कविता कही, किसी ने अभिनव काव्य कहा, किसी ने विद्रोही पीढ़ी कहा, तो ये अलग अलग नाम से इस काल को पुकारा गया और भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए। तो 2 बातें आपको ध्यान रखना है कि साठोत्री कविता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से तो विद्रोही पीढ़ी से नाम से प्रकाशित हुआ
और 1963 में जगदीश चतुर्वेदी, ये जगदीश गुप्त नहीं है, ये जगदीश चतुर्वेदी है, इनके संपादन में क्या हुआ, यहाँ पर तो 7 कवि थे या 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना की। मतलब इन्होंने उस काव्य को क्या कहा, अभिनव काव्य कहा का दावा किया गया। प्रारंभ में संकलित 14 प्रारंभ, अभी मैंने आपको एक बात बताई कि 1963 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, किस नाम से, प्रारंभ शीर्षक से। उस प्रारंभ में कितने कवि थे, 14 कवि। तो प्रारंभ में संकलित 14 कवि निम्न थे। वो 14 कवि कौन कौन से थे, एक तो जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशव, ममता अग्रवाल, श्याम परमार और विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। तो आपको ये 14 के 14 रटने नहीं हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये 14 कौन से हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो कवि हैं ये साठोत्री कविता के अंदर आते हैं, इतना ध्यान रखना है। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोइट्री या कविता कहा, कविता दिया। ध्यान से सुनना, जब हमने प्रश्न किए थे तो अभिव्यक्ति का नाम भी उसमें आया था, अभिनव काव्य का नाम भी आया था, जगदीश चतुर्वेदी का नाम भी और डॉक्टर इंद्र मदान का भी और रमेश कुंतल का भी। उन प्रश्नों में ये सारे नाम थे, तो वो प्रश्न सारे साठोत्री कविता के थे। फिर मैंने भी ये महसूस किया कि ये प्रश्न बच्चे तभी सोल्व कर पाएंगे जब हम इन्हें ये टॉपिक पढ़ा देंगे। तो ध्यान से सुनना, जगदीश चतुर्वेदी ने 1964 में, चतुर्वेदी 64 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल 2 कवि थे। मेघ द्वारा, ये नाम है रमेश कुंतल मेघ, इसका नाम है, और एक नाम है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान द्वारा संपादित, इन दोनों ने मिलकर एक रचना संपादित की और उसका नाम क्या था, अभिव्यक्ति। और उस अभिव्यक्ति में 1960 के बाद जो रचनाएं प्रकाशित हुई या जो काव्य लिखा गया उसे नाम दिया अभिनव काव्य। या अभिनव का मतलब नया, अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोइट्री यानी कि हिंदी में अगर बात कहें कविता नाम दिया। तो ध्यान रखना, कविता नाम किसने दिया, तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ ने, उनकी एक रचना थी अभिव्यक्ति, इसमें इन्होंने कविता नाम दिया। समझ रही होंगे। सन 1965 में श्याम परमार ने कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। अब आपसे पूछे कि कविता पत्रिका, अब कविता तो ये नाम दिया था उस काव्य आंदोलन को, लेकिन एक कविता पत्रिका का प्रवर्तन भी किया गया। तो ये कविता पत्रिका का प्रवर्तन किसने किया, 1965 में श्याम परमार ने किया। श्याम परमार की कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अब आपसे पूछे कि कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो श्याम परमार हैं। ये भी उन प्रश्नों में आया था। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान और रमेश कुंतल मेघ के द्वारा कौन सी रचना संपादित की गई, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में इन्होंने साठोत्री कविता को क्या नाम दिया, अभिनव काव्य या फिर कविता। ठीक है, ये तो नाम दिया, लेकिन कविता के प्रवर्तक किसको कहा है, श्याम पवार को, और श्याम पवार ने ही कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। समझ रहे होंगे। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सारा सब कुछ आपको इसमें नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताती जाऊंगी। श्याम परमार ने कविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, ये अंतर विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्व्यक्तिकता की घोतक है। ये आप पढ़ें तो पढ़ ले, अदरवाइज इसे आप रहने दें। जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो आपको बता रही हूँ, समझते जाना है। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों को एक नया काव्य संकलन किस नाम से प्रकाशित किया, निषेध नाम से। ध्यान से सुनता है, अभिनव काव्य, एक अभिव्यक्ति और एक निषेध और एक प्रारंभ। अभी तक हमने ये पढ़े हैं। ये सारे संकलन जो प्रकाशित हुए ये अनेक कवियों के थे। तो निषेध शीर्षक से जो संकलन प्रकाशित हुआ इसमें 11 कवि थे
और इसका प्रकाशन जगदीश चतुर्वेदी ने किया और 1973 में किया। अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की? तो ध्यान से सुनो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी आया था। अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की? श्री राम शुक्ल ने, और उत्कर्ष के माध्यम से की। उत्कर्ष एक पत्रिका है, जुलाई 1969 में प्रकाशित हुई, उसके माध्यम से, यानी कि अस्वीकृत कविता की स्थापना किसने की? श्री राम शुक्ल ने। कब की? 1969 में। इतनी बात आपको याद रखनी है। बीट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1952 में अमेरिका में हुई, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ये हमारे देश की नहीं है और इसे भी आप छोड़ें। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की बुखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकमल चौधरी को माना जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि राजकमल चौधरी जो थी ये इम्पोर्टेंट है, इसकी कई रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने प्रश्न पढ़े थे, इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा था? इससे पहले ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था और इससे पहले जो मैंने ऊपर पढ़ाए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट थे। ये बीच में जो आप इन्हें थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। युयुत्सावादी कविता, ये भी एक प्रश्न आया था और मैं भी थोड़ा सा सस्पेंस में थी क्योंकि मुझे रिवीजन किए काफ़ी दिन हो गए थे। तो युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? ये प्रश्न था उसमें। शलभ श्री राम सिंह ने। किसने किया? शलभ श्री राम सिंह ने। कब किया? 1965 में, और कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से किया। तो युयुत्सा एक पत्रिका भी थी और युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन शलभ श्री राम सिंह ने किया और 1965 में युयुत्सा पत्रिका के माध्यम से किया। नेक्स्ट प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नव प्रगतिशील। ये प्रश्न भी था। तो काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? नव प्रगतिशील। देखो, देश को नया प्रगतिशील अगर कोई बनाना चाहता है तो वो है नवल किशोर। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? नवल किशोर ने किया। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा। बाकी अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव बुक लेते हैं, जैसे सब्जेक्टिव टाइप की लेते हैं, तो उसी बुक से आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि सारी बातें क्लियर हो जाए। अब देखो 3-3, 4-4 किताबों को एक साथ लेकर थोड़ा सा नहीं पढ़ाया जाता है। सन 1868 रजनीत, ये आप छोड़ सकते हैं। आज की कविता आंदोलन का प्रवर्तक किसने किया? हरीश मदानी ने किया। वाम कवि, ये प्रतिबद्ध कविता, ये भी प्रश्न था। वाम कविता कहें या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया। तो ये सारे ना आप नोट कर लेना कि किस किसने किसका प्रवर्तन किया, क्योंकि पेपर में पता नहीं रहता कि कई बार आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार रीतिकाल से पूछ लिए जाते हैं, कई बार भक्ति काल से। तो सनातन सूर्योदयी आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से 1962 में किया। ये सारी बातें याद रखने लायक हैं। सहज कविता नाम से रविंद्र भ्रमर, ये भी प्रश्न था। तो सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? रविंद्र भ्रमर। भाई साठोत्री कविता आंदोलन थे ना, नाम पढ़ना आप इसका, टॉपिक का नाम देखो, साठोत्री कविता आंदोलन। मतलब इस टॉपिक के अंदर 1960 के आसपास कविता को लेकर जितने आंदोलन प्रारंभ हुए और उनके जितने परिवर्तन थे उन सभी का इसमें बताया गया है। तो ये सारे परिवर्तन आपको ढंग से पढ़ने हैं, सभी का अपने नोट्स बना लें और लिख लें और इन्हें याद कर लें। तो सहज कविता आंदोलन का परिवर्तन किसने किया? रविंद्र भ्रमर द्वारा। संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का परिवर्तन हुआ। अब सहज कविता आंदोलन का परिवर्तन रविंद्र भ्रमर ने किया। विचार कविता आंदोलन का परिवर्तन हुआ किसने? ये कब हुआ? सचेतन पत्रिका के माध्यम से हुआ। और संचेतना के तत्कालीन संपादक कौन थे? डॉक्टर महीप सिंह थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कहानी आंदोलन भी थी, एक सचेतन कहानी आंदोलन। जब कहानी आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनका नाम आएगा। और डॉक्टर नरेंद्र मोहन, ये दोनों ही थे संचेतना के समकालीन संपादक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी आंदोलनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सांप्रदायिक कविता आंदोलन का प्रवर्तक श्याम नारायण थे। निर्देशक ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भैया आप नोट कर लेना, एग्जामिनर का झुकाव पता नहीं किधर हो जाए। वैसे अगर आज तक के प्रश्नों की बात करूं तो मैंने ये प्रश्न कहीं पर भी नहीं देखे और ना ही मैंने इन्हें पढ़ा था।
तो मैं आपको बेवजह ऐसे ही उलूल फुलूल की बातों में नहीं डालना चाहती, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जरूर बताऊंगी। समकालीन अब कवि देख लेते हैं कौन कौन से थे और उनके काव्य संग्रह। देखो इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। इन चारों की रचनाएं आपको लिखनी है। और कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है? देखो जगदीश गुप्त तो इम्पोर्टेंट है ये, नाव के पाव, शब्द दंश, हिम बिद और युग्म छंद सती और आदि में एकांत। इनकी रचनाएं कौन सी पूछी जाती हैं? इम्पोर्टेंट है तीनों रचनाएं। ये छोटी छोटी रचनाएं हैं, छोटी छोटी नाम हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और इन्हें रटना ही पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। तो जगदीश गुप्त की कौन कौन सी थी? छोटी छोटी, नाव के पाव, शब्द दंश, हिम बिद। तो थोड़ी थोड़ी रचनाएं, इन्हें आप याद कर ले। आदिम एकांत, ये इम्पोर्टेंट है सारी। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम आता है दुष्यंत कुमार का। ये गजल सम्राट कहे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं। कई बार यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी इनकी रचनाएं क्रम से लगाने के लिए आती हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप। साए में धूप ये एनसीईआरटी की बुक में भी लगी हुई है, ठीक है। साए में धूप शायद ये 11वीं या 12वीं में से है, किसी एनसीईआरटी की एक बुक में है। तो साए में धूप ये गजल है। और सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत। अब आपको सभी के सन याद नहीं रहेंगे, लेकिन सन के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स में इन रचनाओं को लिख ले और सन के अकॉर्डिंग मतलब क्रम से ही आप इन्हें याद कर ले। सबसे पहले सूर्य का स्वागत किया, आवाज़ों के घेरे में किया, जलते हुए वन का बसंत और साए में धूप। नेक्स्ट है श्रीकांत वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी रचनाएं हैं दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर और मगध। तीन इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, दिनारंभ, माया दर्पण और मगध। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हमने प्रश्न किए थे तब ये आया भी था कि माया दर्पण किसकी रचना है, तो श्रीकांत वर्मा की है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको राजकमल चौधरी की भी करनी है, और राजकमल चौधरी की एक रचना है मुक्ति प्रसंग, जो अधिकतर बार पेपरों में पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ये दोनों भी कर सकते हैं। रामदरस मिश्र इम्पोर्टेंट है, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, मतलब रामदरस। अब मेरी एक बहन है और मेरी बहन का जो ससुर है उसका नाम दशरथ है, तो मैं उसे रामदरस के नाम से कर रखा है कि वो बूढ़ा हो चुका है और वो बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ पढ़ता है। और चिट्ठियाँ कहाँ बैठकर पढ़ता है? पक गई है धूप, जब धूप पक जाती है तब पढ़ता है। और कब पढ़ता है? जब धूप कब पड़ जाती है, कब पक जाती है? जब कंधे पर सूरज आ जाता है। और दिन एक नदी बन गया, और मतलब वो दिन में इतना पढ़ता रहता है उन अखबारों को, किताबों को, कि उनके उसका जो दिन है ना वो एक नदी के समान हो जाता है, मतलब इतना बड़ा दिन निकलता है। शब्दों का एक सेतु सा बना लेता है, बारिश में भीगते हुए बच्चे। वैसे इनकी यही इंपॉर्टेंट है, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु इंपॉर्टेंट है, बारिश में भीगते हुए बच्चे। तो ये था रामदरस मिश्र का। सुदामा पांडे धूमिल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी रचनाएं भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तीनों रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यूजीसी नेट तक के एग्जाम में सुदामा पांडे धूमिल को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारी रचनाएं आपको याद कर लेना है, और अधिकतर इनकी रचनाएं सभी को याद रहती हैं। नेक्स्ट है चंद्रकांत देवताले, इसकी रचना भी पूछी जाती हैं। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय। तो इनकी इंपॉर्टेंट अधिकतर किताबों में मिलेंगी। दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है, और भूखंड तप रहा है, और उजाड़ में संग्रहालय। अधिकतर बुक्स में आपको ये रचनाएं मिलेंगी, लेकिन इसमें इनकी सारी रचनाएं दे रखी हैं और सारी इंपॉर्टेंट हैं। आप जरूर इन्हें याद कर लें। इनकी बड़ी बड़ी रचनाओं के नाम बड़े बड़े हैं, तो कोई भी ट्रिक आप बनाकर इन्हें याद कर सकते हैं।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी। वैसे इसमें बहुत सारा दिया हुआ है क्योंकि आदिकाल करते करते बहुत सारे लेखक जो हैं, कवि हैं, इस श्रृंखला में आ जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का आप छोड़ सकते हैं, भगवत रावत का छोड़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा। अब आज ये इम्पोर्टेंट है, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो अतुकांत और तीसरा पक्ष वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों बातों को नोट कर लेना कि लक्ष्मीकांत वर्मा जो है अतुकांत बातें करता है और तीसरे पक्ष का साथ देता है, ऐसे याद कर लेना। लीलाधर जंगूड़ी, इसकी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है? नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, और अनुभव के आकाश में चांद, और बस इतनी ही इम्पोर्टेंट है ये इनकी। ठीक है, नाटक जारी है लीलाधर जंगूड़ी का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार पेपर में, मतलब आप पुराने पेपर उठाकर देखना, खूब पूछी जाती हैं। मतलब नाटक जारी, मैंने इसको कैसे याद कर रखा था कि लीलाधर जंगूड़ी का नाटक जारी है और नाटक चल रहा है, लेकिन रात अभी भी मौजूद है, मतलब रात के समय नाटक चल रहा है और सारी पृथ्वी ही अभी बची हुई है जो उसका नाटक देख रही है। घबराए हुए शब्द है नाटक में और अनुभव के आकाश में चांद चमक रहा है। और बस इस तरीके से आप कुछ भी ट्रिक इसकी बना सकते हैं। उसके बाद है, ये सब आप रहने दें, विमल कुमार की थोड़ा सा आप नाम कई जगह पर देखेंगे, कुमार विमल, क्योंकि ये 14 जो कवि मैंने शुरू में आपको बताए थे 14 कवियों के, उसमें भी नाम आता है इसका। एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में है, क्योंकि कविताएं रचनाएं आप जितनी ज़्यादा याद करेंगे ना, आपको हर जगह फायदा होगा। कैलाश वाजपेयी की है संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, हवा में हस्ताक्षर, ये इनकी इम्पोर्टेंट है। कैलाश वाजपेयी मैंने ऐसे याद कर रखा था, मेरे एक ताऊ जी हैं, उनका नाम कैलाश नाम है, तो मैंने कह रखा था, और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, तो वो हवा में हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख रखा है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वीरेन डगवाल, इसका भी अधिकतर बुक्स में आपको नाम मिलेगा, इसी दुनिया में। अब कैसे करना कि वीरेन डगवाल भी इसी दुनिया में रहता है, इस तरीके से ट्रिक से आप कर सकते हैं। राजेश जोशी, समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी, ये इम्पोर्टेंट है, नेपथ्य में हंसी, राजेश जोशी। ठीक है, और देख लेते हैं, काफ़ी कवियों के दे रखे, लेकिन सभी का हम पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ से एक और आता है ये मंगलेश डबराल, इनकी रचनाएं भी कई बार पूछी जाती हैं। मंगलेश जो डबराल है ना, उसका पहाड़ पर लालटेन है, पहाड़ पर लालटेन लेकर घर का रास्ता ढूंढते हैं, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। मतलब लालटेन लेकर आए तो उसे एक मनुष्य दिखा और आवाज़ भी एक जगह से आई, उसके घर के रास्ते से, हम जो देख रहे थे उस रास्ते में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है और इसकी ट्रिक भी बन जाएगी। ठीक है, ऋतुराज की है एक मरण धर्मा, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम, अरुण कमल नहीं, ज्ञानेंद्र पति, ये छोड़ दीजिए आप। उसके बाद है, ठीक है, बस ये श्री राम वर्मा का, हाँ एक ये और कर ले, कौन से है, आलोक धनवा। आलोक धनवा की एक पतंग नामक कविता है ना, +2 में लगी हुई है एनसीईआरटी में, तो दुनिया रोज बनती है, इसी काव्य संग्रह में इनकी पतंग नामक एक कविता संकलित है, दुनिया रोज बनती है। ठीक है, ये इनका काव्य संग्रह है, इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये भी आप कर लें। उसके बाद है, ये रह गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश का है सुनो कारीगर, उदय प्रकाश कहते हैं सुनो कारीगर, ए कबूतर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, कैसे कबूतर, तो ये मैंने कर रखी थी, तुम भी कर लेना, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको सारा पढ़ा दूंगी, और इनमें से बस और कुछ नहीं है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं बचा, तो साठोत्री कविता के, और अगर किसी को वहम हो कि मैम ने छुड़वा दिया, तो भाई ये मैंने आपको सारे दिखा दिए, आप सभी उतार लेना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, बाकी आपके पास भी कोई बुक होगी उसमें भी होंगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने सारे आपको दिखाई दिए वैसे।
ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही बचे हुए टॉपिक पर मैं धीरे धीरे आपको वीडियोस देती रहूंगी और सिलेबस बिल्कुल आपका कंप्लीट करवा दूंगी। हाँ, आधुनिक काल का जो गद्य खंड है इसके अंदर कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यास आते हैं, संस्मरण, रिपोर्टार, जातमत कथाएं, ये सारे टॉपिक मैंने चैनल पर करवा रखे हैं। आप जल्दी से अपना देख लीजिए, अपना नोट्स बना ले। फिर समय जब रहेगा तो इनके भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे जरूर करवा दूंगी, जब तक आप इन सभी रचनाएं, इनके लेखकों के नाम याद कर लें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।